हेलो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में क्लास 12 के केमिस्ट्री का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे जो आपके 7 फरवरी यानी कल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आप लोग का केमिस्ट्री का टोटल 70 को वायरल क्वेश्चन कराएंगे और आप लोग को गारंटी दे रहे हैं आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग 70 को क्वेश्चन का वीडियो आप लोग देख लीजिए और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, शॉटकी दोष क्या है। तो इस दोष में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं। इसी दोष को शॉटकी दोष कहा जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फ्रैंकल दोष क्या है। तो फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। तो इस दोष में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चल जाते हैं। इससे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल यानी इसका फिगर हम नीचे बना दिए हैं। फ्रैंकल दोष में होता है जो जालक बिंदु होते हैं वो अंतरकाशीय स्थान में चल जाते हैं और शॉटकी दोष में जालक बिंदु अपने स्थान से गायब हो जाते हैं। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कॉपर के 2 अयस्क लिखे। तो पहला लिखिएगा कॉपर पाइराइट जिसका सूत्र होता है CuFeS2। दूसरा लिखिएगा क्यूप्राइट जिसका सूत्र होता है Cu2O। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अमीनो अम्ल क्या है। तो वी अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होता है उसे अमीनो अम्ल कहते हैं। वे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होते हैं उसे अमीनो अम्ल कहा जाता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए 100% वायरल है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। तो इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसी को फैराडे का प्रथम नियम कहा जाता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्टलीय ठोस या रबरदार ठोस क्या है। तो वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित दिशा तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे में NaCl हो गया, KCl हो गया, सोना चांदी ETC। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अक्रिस्टलीय ठोस या बेरबरदार ठोस क्या है। वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ETC। कांच, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, इस चारों ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु दोष क्या है। तो क्रिस्टल जालक अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो इससे उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। क्रिस्टल जालक अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है उसी को बिंदु दोष कहा जाता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समन्वय संख्या क्या है। तो किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट जो कण की संख्या होता है उसी को समन्वय संख्या कहते हैं। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 100% वायरल है। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। अभी इसको ऊपर बताएं तो इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसी को फैराडे का प्रथम नियम कहा जाता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं। तो आवश्यक अमीनो अम्ल वी अम्ल है जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल वी अम्ल है जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाते हैं उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एनिलीन HCl में घुलनशील होता है क्यों। एनिलीन क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट यानी लवण का निर्माण करता है। एनिलीन क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट यानी लवण का निर्माण करता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहा के 2 अयस्क लिखे। तो लोहा के 2 अयस्क होता है, पहला हेमेटाइट और दूसरा मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? तो किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है आरएनए एवं डीएनए में अंतर लिखिए। आरएनए और डीएनए में अंतर लिखना है, तो एक बगल आरएनए लिखिएगा, दूसरा बगल डीएनए। आरएनए में पहला लिखिएगा यह एक कुंडलित होता है। आरएनए क्या होता है? एक कुंडलित होता है। और डीएनए क्या होता है? द्विकुंडलित होता है। डीएनए क्या होता है? द्विकुंडलित होता है। आरएनए कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका ड्रॉ में। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? औरुस सूत्र में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? औरुस सूत्र में पाया जाता है। उसके बाद तीसरा अंतर लिखिएगा, आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं और यह भी न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्रव रागी तथा द्रव विरागी में अंतर लिखे। द्रव रागी को इंग्लिश में लायोफिलिक और द्रव विरागी को इंग्लिश में लायोफोबिक बोला जाता है। इसमें पहला अंतर आप लोग लिखिएगा, इसमें बड़े बड़े अणु कण के रूप में होते हैं और इसमें छोटे छोटे अणु कण के रूप में होते हैं। दूसरा लिखिएगा, यह अधिक अस्थायी होता है और यह कम अस्थायी होता है। उसके बाद तीसरा अंतर लिखिएगा, इसमें आवेश की मात्रा शून्य होती है और इसमें आवेश की मात्रा प्लस या माइनस होती है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है? तो ताप जितना ही अधिक रहता है अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वह दुगुना हो जाता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के लिए 120% वायरल है। क्वेश्चन आप लोग में पूछ देगा मोलरता से आप क्या समझते हैं? तो 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। उसके बाद आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन रहेगा, बस आप लोग का ऊपर वाला में मोलरता रहता है और नीचे वाला में मोलरता से आप क्या समझते हैं? तो 1 किलोग्राम बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मोल प्रति केजी होता है। 1 किलोग्राम बिलियन में घुले हुए विलय की कुल संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो मोल प्रति केजी होता है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, मूल प्रभाज से क्या समझते हैं? तो मूल प्रभाज किसे कहते हैं? किसी बिलियन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है उप सह संयोजक संख्या क्या है? तो किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उप सह संयोजक संख्या कहते हैं। किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की जो संख्या होती है उसी को उप सह संयोजक संख्या कहते हैं। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, और उस संख्या को गुण धर्म क्या है? किसी बिलियन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक पर नहीं, उसे और उस संख्या को गुण धर्म कहते हैं। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है पराशर से क्या समझते हैं? जिस प्रक्रिया द्वारा टनों बिलियन का विलायक किसी अर्धपारगम्य झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र बिलियन में प्रसारित होता है उसे पराशर कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा टनों बिलियन का विलायक किसी अर्धपारगम्य झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र बिलियन में प्रसारित होता है उसे पराशर कहते हैं। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, पराशर दाब किसे कहते हैं? तो पराशर की क्रिया को रोकने के लिए बिलियन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। पराशर की क्रिया को रोकने के लिए बिलियन पर आरोपित आवश्यक जो दाब होता है उसे पराशर दाब कहा जाता है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं? तो हैलोजन परिवार के सदस्य कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। इसके परिवार का जो सदस्य 4 या 5 होते हैं, तो चारों 5 का नाम आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 27 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम लिखिए। तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित रहता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बने होते हैं। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित रहता है और यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बने होते हैं। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, ब्राउनी गति क्या है? तो जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कण होते हैं ना, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करते हैं, इसी गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करते हैं, इसे ब्राउनी गति कहा जाता है।
उसके बाद आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए एकदम 100% वायरल क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, 29 नंबर और 30 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन का है आदर्श विलयन क्या है? तो वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्र की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहा जाता है। जो रॉल्ट के नियम का पालन करे उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है अनादर्श विलयन क्या है? तो वैसा विलयन जो ताप और सांद्र की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहा जाता है। जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करे उसे अनादर्श, जो रॉल्ट के नियम का पालन करे उसे आदर्श विलयन। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन का रहा है हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं? तो जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो विटामिन का नाम लिखिए और उसके कमी से होने वाला रोग। तो पहला लिखिएगा विटामिन ए और दूसरा विटामिन बी। विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग और विटामिन बी के कमी से बेरी-बेग। विटामिन ए के कमी से रतौंधी और विटामिन बी के कमी से बेरी-बेरी। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है HIHF से शक्तिशाली अम्ल है क्यों? तो HI का अम्लीय शक्ति HF से अधिक होता है क्योंकि HI का जो बंधन लंबाई होता है वह HF के बंधन लंबाई से अधिक होता है, इसीलिए HIHF से शक्तिशाली अम्ल है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं? तो जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन मिलाइएगा क्वथनांक के उन्नयन से क्या समझते हैं? जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फॉर्मेलिन का उपयोग लिखिए। तो इसका उपयोग निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा इसका उपयोग रंग या प्लास्टिक बनाने में और दूसरा लिखिएगा इसका उपयोग मृत जीव तथा पौधे के परिरक्षण में होता है। पहला रंग या प्लास्टिक बनाने में और दूसरा लिखिएगा मृत जीव तथा पौधे के परिरक्षण में होता है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है थ्रेश होल्ड ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है थ्रेश होल्ड ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है थ्रेश होल्ड ऊर्जा कहलाता है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है संचायक बैटरी से क्या समझते हैं? तो वैसा बैटरी जिसे लंबे समय तक बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है और जिन्हें पुनः चार्ज करके प्रयोग में हम लोग ला सकते हैं उसी को संचायक बैटरी कहा जाता है। देखिए आप लोग जितना क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहे हैं आपके एग्जाम में से ही वो बाहर नहीं आएगा, बस आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। उसके बाद आप लोग देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है धातु मल किसे कहते हैं? तो गालक और गलनीय अशुद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करके जिस गलनीय पदार्थ का निर्माण करता है उसे धातु मल कहा जाता है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है ईंधन सेल क्या है? तो ईंधन सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के ईंधन ऑक्सीजन हाइड्रोजन CH4 इत्यादि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ईंधन सेल कहलाता है। ईंधन सेल क्या होता है? तो एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के ईंधन ऑक्सीजन हाइड्रोजन CH4 इत्यादि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है ब्रेवेश जालकों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। आपके एग्जाम के लिए वायरल क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं? तो प्रतिरोधकता के विक्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, इसे के से सूचित किया जाता है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है बिंदु दोष क्या है? तो अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक अन्य स्थान पर चल जाते हैं तो इसे उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। उसके बाद आप लोग देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन कर है पराशर किसे कहते हैं? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें तनु विलयन का विलायक और पारगम या झिल्ली से होकर सांद्र विलयन में गमन करता है उसे पराशर कहा जाता है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है रोल का नियम से क्या समझते हैं? तो किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है उसे रोल का नियम कहा जाता है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है उल्टा पराशर से क्या समझते हैं? तो विलयन पर पराशर दाब से अधिक दाब को आरोपित किया जाता है तो पराशर की क्रिया उल्टी हो जाती है जिसे उल्टा पराशर कहते हैं। विलयन पर पराशर दाब से अधिक दाब को आरोपित किया जाता है तो पराशर की जो क्रिया होती है वह उल्टी हो जाती है जिसे उल्टा पराशर कहते हैं।
उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वैद्युत अपघट्य से क्या समझते हैं। वैसा यौगिक जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया, ETC। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है वैद्युत अनपघट्य क्या है। वैसा यौगिक जो जलीय विलयन में विद्युत का कुचालक होता है उसे वैद्युत अनपघट्य कहते हैं। जैसे चीनी हो गया, यूरिया हो गया। वैसा यौगिक जो जलीय विलयन के अवस्था में विद्युत का कुचालक होते हैं उसे वैद्युत अनपघट्य कहते हैं। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समन्वय संख्या किसे कहते हैं। कृषि क्रिस्टल में किसी कोण को घेरने वाला सबसे निकट कोणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। किसी क्रिस्टल में किसी कोण को घेरने वाला सबसे निकट कोणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है सौर सेल से क्या समझते हैं। सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, सौर सेल कहलाता है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है फेरो चुंबकीय पदार्थ से क्या समझते हैं। तो फेरो चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं। इनमें अस्थायी चुंबक को उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी इसका चुंबकत्व गायब नहीं होता है। जैसे Fe हो गया, CrO2 हो गया, ETC। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एंटी फेरो चुंबकीय क्या है। तो जब चुंबकीय आघूरों का द्विग निर्देशन इस प्रकार से हो कि कुल आघूरों का योग शून्य हो जाए तब एंटी फेरो चुंबकत्व उत्पन्न होता है। जब चुंबकीय आघूरों का द्विग निर्देशन इस प्रकार से हो कि कुल आघूरों का योग शून्य हो जाता है तब एंटी फेरो चुंबकत्व उत्पन्न होता है। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलीय विलयन और अजलीय विलयन में अंतर लिखिए। तो वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में होता है जलीय विलयन कहलाता है। जिसमें जल विलायक के रूप में हो उसे जलीय विलयन कहते हैं और जिसमें जल विलायक के रूप में नहीं होता है उसे अजलीय विलयन कहा जाता है। उसके बाद आप लोग देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन है फैराडे का प्रथम नियम। तो अभी आप लोग को बताएं इस वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के अनुपात में होती है। इसी को फैराडे का प्रथम नियम कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। तो कई वैद्युत अपघट्य के विलयनों से होकर एक ही विद्युत धारा एक ही समय तक प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। इसको फैराडे का दूसरा नियम कहा जाता है। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है विद्युत लेपन क्या है। तो निम्न कोटि के धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षण बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु का एक पतला लेप चढ़ाया जाता है। इसी क्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा विद्युत रासायनिक सेल क्या है। तो विद्युत रासायनिक सेल वे सेल होते हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया करा के विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। इस सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पर ऑक्सीकरण और दूसरे पर अवकरण। तो आप लोग का 56 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 57 क्वेश्चन से देखिएगा यहाँ से आप लोग सभी क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके वीडियो को रोक रोक कर पढ़ लीजिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन हो गया संक्षारण से क्या समझते हैं। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। ऐसे करके आप लोग का टोटल 80-90 क्वेश्चन के आसपास होगा। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और आपके एग्जाम में जितना 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा ना सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग पीडीएफ को पूरा पढ़ कर जाइएगा। तो आप लोग देखिए 80 नंबर क्वेश्चन हो गया, 81, 82, 84। उसके बाद आई इफेक्ट और ई इफेक्ट में अंतर पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वायरल क्वेश्चन है और इसका पूरा पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए। इसमें आप लोग का ना पूरा पीडीएफ हम डाल देंगे। तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा जितना क्वेश्चन समझाएं और पीडीएफ को आप लोग पढ़ कर जाइएगा। आप लोग पूरा क्वेश्चन बना कर आइएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में अंतर लिखे। उसके बाद आप लोग का कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होगा। बस आप लोग वीडियो को देख लीजिए और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे वीडियो को देख सके और एग्जाम में जाए तो पूरा क्वेश्चन बनाकर आए।